हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, झूठ बोलने पर शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी पैर और ऑप्शन डी जीभ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली सीएम ने विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट की पेश। आम आदमी पार्टी की शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए का घाटा। हंगामा कर रहे 21 आम आदमी पार्टी के विधायक हुए सस्पेंड। खबर है कि दिल्ली विधानसभा के दूसरे दिन मंगलवार को सदन में शराब नीति पर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट सदन में रखी और एलजी वीके सक्सेना ने कहा कि पिछली सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था, इसे सदन में नहीं रखा। उन्होंने संविधान का खुलेआम उल्लंघन किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया। बता दें कि इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर हंगामा किया। वहीं एलजी वीके सक्सेना जब भाषण दे रहे थे तब आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मोदी की नारेबाजी की और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सदन से बाहर आने के बाद आतिशी ने कहा कि सीएम हाउस से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों हटाई गई? क्या पीएम मोदी बाबा साहेब अंबेडकर से भी बड़े हैं? उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के समय हर सरकारी दफ्तर में भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो लगाई गई थी। बाड़मेर इलाके में पाकिस्तान ने बॉर्डर के नजदीक बंकर बनाए। बीएसएफ की आपत्ति पर बोला, ये तो टॉयलेट है। पाकिस्तान रेंजर्स की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। पश्चिमी राजस्थान से सटे हुए भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल नियमों की अनदेखी कर रहा है। बाड़मेर के गडरा इलाके में बॉर्डर के 150 मीटर अंदर पाकिस्तान ने अवैध निर्माण कर बंकर बना दिए हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग में आपत्ति जताई तो जवाब मिला कि ये टॉयलेट है। बीएसएफ के आईजी राजकुमार ने बताया कि जीरो लाइन पर निर्माण करना गलत है। दरअसल राजस्थान से लगते हुए कई बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान रेंजर्स की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है और 15 दिन पहले मुना बाव खोखरा पार वर्तमान मोरवी इंटरनेशनल रेलवे लाइन के नजदीक भी पाकिस्तान टूरिस्टों के बड़े ग्रुप को देखा गया था। बीएसएफ के सूत्रों ने बताया कि जीरो लाइन इतनी नजदीक है कि पाकिस्तानी रेंजर्स इस बंकर से इंडिया की एक्टिविटी देख सकते हैं और फरवरी के पहले हफ्ते से इस तरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान रेंजर्स इसे टॉयलेट बता रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान ने सिंध इलाके पर एक्स्ट्रा ध्यान देना शुरू कर दिया है। साल 2019 से थार एक्सप्रेस बंद होने से अब तक ये इलाका वीरान ही रहा है। जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत अचानक बिगड़ी। अनशन का 92वां दिन, ब्लड प्रेशर बढ़ा, डॉक्टर्स ने ऑब्जर्वेशन में रखा, किसान कर रहे प्रार्थना। दाता सिंह वाला खनौरी किसान मोर्चे पर आमरण अनशन कर रहे कि संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का स्वास्थ्य 92वें दिन अचानक गंभीर रूप से बिगड़ गया। उनका ब्लड प्रेशर बेहद खतरनाक स्तर 176/107 तक पहुंच गया, जिससे डॉक्टरों में चिंता बढ़ गई है। किसान मोर्चे पर मौजूद चिकित्सकों की टीम लगातार डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर निगरानी रख रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इतने लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के कारण उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है और ब्लड प्रेशर का इतना अधिक बढ़ना उनकी सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी इस खबर के बाद चिंता बढ़ गई है। मोर्चे पर मौजूद साथी किसान लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर प्रार्थना और समर्थन जता रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स की टीम ने डल्लेवाल को ऑब्जर्वेशन में रख लिया है। पंजाब विधानसभा में केंद्र की पॉलिसी के खिलाफ प्रस्ताव पास, कहा इससे 3 रद्द कृषि कानून वापस लाने की कोशिश, एमएसपी का जिक्र नहीं। पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र के आखिरी दिन कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डिया ने राष्ट्रीय कृषि मार्केटिंग नीति के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसमें उन्होंने कहा कि इस नीति के साथ राज्य की शक्तियों पर केंद्र काबिज होने की कोशिश कर रही है। इसमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। किसान भी इसके विरोध में हैं। वहीं स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि किसान इस नीति के खिलाफ हैं। किसानों का मानना है कि राज्यों की मंडियां पर इसका निगेटिव असर होगा। किसानों को महसूस होता है कि इस नीति से उन्हें अपनी फसलों का उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। इससे एपीएमसी मंडियां तबाह हो जाएंगी और ये सरकारी मंडियों को खत्म करने का प्रयास है। किसानों के लंबे विरोध के बाद 2021 में रद्द किए गए 3 कृषि कानूनों को दोबारा वापस लाने की कोशिश है, इसलिए ये ड्राफ्ट रद्द किया जाना जरूरी है।
अमित शाह बोले 2027 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। समिट में कहा एमपी में लैंड, लेबर फोर्स, माइंस, मिनरल्स हैं, इसलिए संभावनाएं ज्यादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने देश की 130 करोड़ जनता के सामने 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य भी रखा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की ये समिट दोनों लक्ष्यों को साकार करने में सहायक होगी और कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। टीम इंडिया में राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर काम करे। शाह ने कहा कि समिट में लोकल और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के कई डायमेंशन अचीव किए गए हैं। देश में मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है। जो कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था, उसे बीजेपी की सरकार ने 20 साल में बदल कर रख दिया है। अब यहाँ विकास के बड़े बड़े काम हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की कार्य योजना सरकार ने बनाई है, इसमें से अधिकतर MOU जमीन पर उतरेंगे। पीएम मोदी ने एडवांटेज असम 2.0 समिट का किया उद्घाटन। बोले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन सुधारों ने भारत के लिए दुनिया की उम्मीदें जगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन किया। ये 2 दिन की इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट समिट है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया का भरोसा भारत की 140 करोड़ जनता पर है। राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और सुधारों की वजह से ये सब हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत लोकल सप्लाई चेन को मजबूत कर रहा है, दुनिया के अलग अलग रीजन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। ईस्ट एशिया के साथ हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर हो रही है। मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी अनेक नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत पर मजबूत होते ग्लोबल ट्रस्ट के बीच हम सभी असम में जुटे हैं। तेलंगाना टनल हादसा, 67 घंटे से फंसे 8 कर्मचारी, 584 लोगों की रेस्क्यू टीम। इनमें सिलक्यारा टनल में 41 को बचाने वाले 12 राइट माइनर्स भी। हैदराबाद से 132 किलोमीटर दूर नागकुरनूल में बन रही 42 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी पानी की टनल में 8 कर्मचारियों को फंसे 67 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। 584 लोगों की रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। इसमें सेना, नौसेना, NDRF, SDRF, IIT चेन्नई और LNT के कर्मचारी और एक्सपर्ट शामिल हैं। बता दें कि लेकिन अब तक फंसे हुए कर्मचारियों से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। इसके बाद अब ये काम 12 राइट माइनर्स यानी चूहों की तरह खदान खोदने वाले मजदूरों को सौंपा गया है। उन्होंने ही 2023 में उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला था। 6 राइट माइनर्स की एक टीम सोमवार दोपहर को पहुंची और 6 लोगों की बाकी की टीम बुधवार को पहुंच रही है। अभी यह टीम अंदर जाकर सिर्फ हालात का जायजा लेगी। NDRF और SDRF के साथ राइट माइनर्स की टीम की मीटिंग के बाद रेस्क्यू शुरू होगा और पानी की वजह से रेस्क्यू में ज्यादा वक्त लग सकता है। सिलक्यारा टनल में सूखे मलबे की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। नौसेना के जवान इस काम में राइट माइनर्स की मदद करेंगे। ये IIT चेन्नई के स्पेशल पुश कैमरे और रोबोट की मदद से खुदाई का सही रास्ता बताएंगे। श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल यानी SLBC टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढह गया था। एक देश एक चुनाव पर JPC की तीसरी बैठक, पूर्व JPC जस्टिस समेत 4 कानूनी जानकार सुझाव देंगे। दूसरी बैठक में एक्सपर्ट लिस्ट तैयार हुई। बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी JPC की तीसरी बैठक संसद भवन में चल रही है और मीटिंग में पूर्व चीफ जस्टिस उदय उमेल ललित, लॉ कमीशन के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी समेत 4 लॉ एक्सपर्ट कमेटी के सामने सुझाव दिए। संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा करने और सुझाव लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री PP चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय JPC की कमेटी बनाई गई है। JPC का काम बिल पर व्यापक विचार विमर्श करना, विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा करना और अपनी सिफारिशें सरकार को देना है। अब तक कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी हैं। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को कोर्ट का समन। 11 मार्च को लालू यादव, बेटा तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा को पेशी के लिए बुलाया गया। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को झटका लगा है। इस मामले में CBI की ओर से दाखिल किए गए फाइनल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू यादव और उनके बेटा बेटी समेत सभी आरोपियों को समन भेजा है। कोर्ट ने लालू, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी हेमा यादव को 11 मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस केस में CBI लालू यादव समेत 78 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।
और इसमें 30 लोक सेवक आरोपी हैं। सीबीआई ने बताया था कि हमने कोर्ट से रेलवे बोर्ड के अधिकारी आर.के. महाजन के खिलाफ केस की अनुमति ले ली है और उनके खिलाफ गवाहों की लिस्ट भी तैयार की गई है। आगे कोर्ट इस मामले में फैसला लेगा। इससे पहले 16 जनवरी को अदालत ने कहा था कि यदि 30 जनवरी तक महाजन के खिलाफ स्वीकृति नहीं मिलती है तो सक्षम अधिकारी को इसका स्पष्टीकरण देना होगा। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बाल झड़ने की वजह सामने आई। एक्सपर्ट बोले सेलेनियम वाले गेहूं के इस्तेमाल से फैली बीमारी। 3 महीने में 279 लोग हो गए थे गंजे। बता दें कि महाराष्ट्र के बुलढाणा में दिसंबर महीने में एक अजीब सी बीमारी फैल गई। अचानक से लोगों के बाल झड़ने लगे। मामले में मेडिकल रिपोर्ट अब सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के लोगों ने खाने में जिस गेहूं का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से उनके बाल झड़ने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस गेहूं में हाई सेलेनियम पाया गया है। सिलेनियम एक खनिज होता है जो कि मिट्टी, पानी और कुछ भोजन में पाया जाता है। मानव के शरीर के लिए सिलेनियम बहुत कम मात्रा में जरूरी होता है और जो कि भोजन के पाचन में जरूरी भूमिका निभाता है। गेहूं पंजाब और हरियाणा से आया है जो कि महाराष्ट्र के राशन दुकानों में बांटा जाता है। बता दें कि दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच बुलढाणा के 18 गांवों में 279 लोगों में अचानक बाल झड़ने या एक्यूट ऑनसेट एलोपेसिया टोटलिस के मामले सामने आए। एलोपेसिया से प्रभावित लोगों में हर उम्र के लोग शामिल हैं और बता दें कि यहाँ बीमारी की वजह से लोगों की शादियां टूटने लगी और कई लोगों ने अपने सिर के बाल तक मुड़वा लिए। रायगढ़ स्थित बावस्कर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर ने बताया कि हमने प्रभावित लोगों से सैंपल कलेक्ट किए थे। इस बीमारी से सिर दर्द, बुखार, सिर में खुजली, झुंझुनी और कुछ मामलों में उल्टी और दस्त जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। सबसे ज्यादा प्रभावित इससे महिलाएं हुई हैं। विशेषज्ञ ने बताया कि यह स्थिति तेजी से विकसित होती है और इन गांव में लक्षण शुरू होने के 3 से 4 दिनों के अंदर ही लोगों को गंजापन होने लगा। इसके अलावा इस बीमारी से प्रभावित लोगों के ब्लड पेशाब में सेलेनियम के स्तर में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बावस्कर ने कहा कि लोगों में ये बीमारी होने के बाद ब्लड में 35 गुना, पेशाब में 60 गुना, बाल में 150 गुना सेलेनियम की बढ़ोतरी देखी गई और इससे ये पता चल गया कि मात्रा में सेलेनियम का सेवन इस बीमारी के फैलने की बड़ी वजह है। कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच बस सर्विस विवाद, यात्री परेशान। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री बोले हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच बस विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने प्रताप सरनाईक राज्य परिवहन निगम यानी MSRTC में मार्शल तैनात करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मराठी हमारा गौरव है और हमें अपने यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। महाराष्ट्र को अपना गर्व है और अगर पड़ोसी राज्य के लोग हमारे लोगों को धमकाते हैं तो ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राज्य कैबिनेट की बैठक में भी चर्चा की जाएगी और दोनों राज्यों के बीच बस सेवा टर्मिनेट होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। परिवहन विभाग के अधिकारी कर्नाटक के अधिकारियों से बात कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि बस यात्रियों को सुरक्षा देना कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी भी है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा देगी। शशि थरूर ने पीयूष गोयल के साथ फोटो शेयर की, लिखा मिलकर अच्छा लगा। 2 दिन पहले कहा था कांग्रेस को जरूरत नहीं तो विकल्प बहुत हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक्स पर फोटो शेयर की है। तस्वीर में उनके साथ ब्रिटेन के ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथ रेनॉल्ड्स भी नजर आ रहे हैं। शशि थरूर की ये पोस्ट तब सामने आई जब उनके और कांग्रेस पार्टी के रिश्तों में खटास की खबरें हैं। शशि थरूर ने फोटो के कैप्शन में लिखा, ब्रिटेन के बिजनेस और ट्रेड स्टेट सेक्रेटरी जोनाथन रोनाल्ड के साथ उनके भारतीय समकक्ष वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बातचीत करके अच्छा लगा। लंबे समय से रुकी हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA वार्ता फिर से शुरू हो गई है जो बहुत स्वागत योग्य है। सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार को दूसरे केस में भी उम्र कैद। सिख बाप बेटे की हत्या का मामला, पीड़ित पक्ष ने मौत की सजा मांगी थी। बता दें कि दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगा केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने दोपहर 2 बजे बाद ये फैसला सुनाया। ये मामला दंगों के दौरान दिल्ली के सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुण दीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है। तब सज्जन बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद है और पीड़ित पक्ष ने उन्हें मौत की सजा देने की मांग की थी। सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वे इस समय दंगे से जुड़े हुए एक अन्य मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।
क्रिप्टो बाजार में आई बड़ी गिरावट, बिटकॉइन की कीमत 80 लाख रुपए से नीचे गिरी। खबर है कि बिटकॉइन की कीमत सोमवार 24 फरवरी को $92,000 यानी करीब 80 लाख रुपए से नीचे आ गई है, जिसे क्रिप्टो बाजार में 8% की गिरावट देखने को मिली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगाने की आशंका से निवेशकों में डर बढ़ गया, जिससे वे क्रिप्टो करेंसी में निवेश कम कर रहे हैं। इस गिरावट से क्रिप्टो बाजार का कुल पूंजीकरण लगभग 20,000 अरब रुपए घट गया है। बता दें कि बिटकॉइन के अलावा अन्य क्रिप्टो करेंसी भी गिरावट का सामना कर रही है। ईथर की कीमत 2 दिनों में 10% से ज्यादा गिर गई, जबकि सोलाना में 15% और डॉगकॉइन में 13% की गिरावट आई है। क्रिप्टो बाजार लगातार 8 हफ्तों से कमजोर बना हुआ है। निवेशकों के मुताबिक मेमे कॉइन की विफलता, नए टोकन लॉन्च में पूंजी की कमी और खराब निवेश धारणा इसकी बड़ी वजहें हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को बाहर होने से झेलना पड़ सकता है वित्तीय संकट। खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अपने दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने भारतीय क्रिकेट टीम के साथ सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके उलट मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होने के कारण उसे गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी की वाणिज्य शाखा से जुड़े हुए एक विश्वसनीय सूत्र ने बताया कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में ना पहुंचने पर पीसीबी को वित्तीय रूप से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमें मेजबानी शुल्क, टिकट बिक्री समेत आईसीसी राजस्व में हमारा हिस्सा मिलने की गारंटी है, लेकिन पाकिस्तान की हार से लोगों में रुचि खत्म हो जाएगी और प्रसारणकर्ता आधे खाली स्टेडियम दिखाने को मजबूर होंगे। इससे ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ेगा। असम में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी ने की घोषणा। खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 5 साल में असम में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की है और कहा है कि असम को अब चाय के लिए नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी पहचाना जाएगा। रिलायंस राज्य में AI रेडी सेंटर स्थापित करेगी, जिससे राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को नया स्वरूप मिलेगा। अंबानी ने असम में रिलायंस रिटेल का विस्तार करने की योजना की भी घोषणा की है और आने वाले 5 वर्षों में असम में रिलायंस स्टोर्स की संख्या 500 से बढ़ाकर 800 की जाएगी। इसके अलावा राज्य में स्वच्छ बायोगैस के 2 आधुनिक केंद्र भी बनाए जाएंगे, जो कि पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि रिलायंस असम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए खाद्य और गैर खाद्य उत्पादों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाएगी। टाटा प्ले और एयरटेल डिजिटल टीवी का विलय लगभग तय, जल्द होगी इसकी आधिकारिक घोषणा। खबर है कि टाटा समूह और भारती एयरटेल अपने डायरेक्ट टू होम यानी DTH व्यवसायों टाटा प्ले और एयरटेल डिजिटल टीवी का विलय करने के करीब हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये विलय शेयर स्वैप के जरिए होगा, जिससे एयरटेल के गैर मोबाइल कारोबार को फायदा मिलेगा। इस विलय के बाद DTH बाजार में बड़ी कंपनी बनेगी, जिससे ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब दर्शक DTH से डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं। विलय के बाद एयरटेल के पास संयुक्त इकाई में 52 से 55% की हिस्सेदारी होगी, जबकि टाटा प्ले के शेयर धारकों के पास 45 से 48% की हिस्सेदारी रहेगी और इस नई कंपनी का मूल्य 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए आंका गया है। सितंबर 2024 तक दोनों कंपनियों के पास कुल 3.5 करोड़ पेड ग्राहक थे और वित्त वर्ष 2024 में इनका कुल राजस्व 7,000 करोड़ रुपए से अधिक था। इस सौदे से एयरटेल को टाटा प्ले के 1.9 करोड़ ग्राहकों तक पहुंच मिलेगी। पंजाब सरकार ने फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर कसा शिकंजा, जान लीजिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। खबर है कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ ही अवैध प्रवासियों की शामत आ गई है। अमेरिकी सरकार अवैध प्रवासियों की चुन चुन कर वापस उनके देश भेज रही है और इस कड़ी में 3 विमानों से 332 भारतीयों को वापस भेजा गया है, जिनमें अधिकतर पंजाब के निवासी थे। इसके अलावा पंजाब सरकार ने राज्य में सक्रिय फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सालों से फर्जी ट्रैवल एजेंट सक्रिय हैं और ये एजेंट राज्य के युवाओं की विदेश जाने की इच्छाओं का फायदा उठाकर इन्हें अवैध तरीके से विदेश पहुंचाने के नाम पर मोटी रकम हासिल करते हैं। ये एजेंट पंजाब के युवाओं को छात्र वीजा, धोखाधड़ी, विवाह और जोखिम भरे रास्तों डंकी रूट के जरिए विदेश पहुंचाते हैं
और बड़ी बात यह है कि विदेश जाने के दौरान पकड़े जाने पर ये ट्रैवल एजेंट पल्ला झाड़ लेते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमृतसर में डीसीपी साक्षी साहनी ने सरबजीत सिंह की शिकायत मिलने के बाद पुलिस को सघन कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस पर पुलिस ने 40 एजेंटों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इसी तरह जालंधर जिले में 271 ट्रैवल एजेंटों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिन्होंने अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया था। अनियमित गतिविधियों में संलिप्तता के संदेह में कुछ इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम यानी IELTS केंद्रों पर भी कार्रवाई की गई है। आज का सुविचार, अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अकेले जीना सीख लो। लोग तसल्ली जरूर देते हैं लेकिन साथ नहीं देते। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।